देखो क्या होता है ना कि जैसे कि ना जैसे तुम नेट एसेट मेथड लगाते हो, तो नेट एसेट मेथड में डिवेंचर टेकन और क्या कहते हैं एसेट्स टेकन लाइबिलिटी टेकन वाला होता है, एग्रीड वैल्यू बुक वैल्यू नहीं तो नहीं होता है। तो मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा डिवेंचर दे रखा है, तो डिवेंचर तो पी कंपनी में टेकन ओवर किया और उसका पेमेंट कर रही है पी कंपनी स्वैप रेशियो दे करके या जैसे भी करके, तो वो पेमेंट यहाँ पे आएगा डिवेंचर टेकन ओवर में। यहाँ पे टेकन ओवर में डिवेंचर टेकन ओवर में तुम्हारा वो पेमेंट आएगा, और यही चीज़ें तुम बिग एंट्री में भी डालते हो। बिग एंट्री जो परचेस कंपनी बनाते समय करते हो ना, उस समय जो बिग एंट्री आती है, तो उसमें भी तुम यही काम करते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पे तुम गलती किए थे। ये देखो 3 क्या है, 3 नंबर ऑफ द शेयर्स है, और जब भी ना नंबर ऑफ द शेयर्स होता है तो तुम्हारा क्या होता है, पी कंपनी वाला ऊपर रखते हो, ठीक है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन नंबर 2 था, तो इसमें ना तुमको कितना बैलेंस कैश में दिया है ये पता नहीं है, तो तुम क्या लगाओगे, नेट एसेट्स मेथड लगाओगे। तो नेट एसेट्स मेथड में देखो एसेट्स जो टेकन किया रहता है माइनस लाइबिलिटी जो टेकन हुआ रहता है, उसके बाद से ना तुम्हारा अगर प्रेफरेंस में कुछ शेयर होल्डर को तुम जो पेमेंट कर रहे हो वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो बचा रहता है उसमें तुम्हारा एक इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, और एक क्या होता है, कैश होता है। अगर मान लो कि ये दिया हुआ है कि पी कंपनी इक्विटी शेयर्स एस कंपनी को इतना इशू कर रही है, तो तुम बैलेंसिंग तुम कैश फिगर निकाल सकते हो इस तरीके से। जैसे यहाँ पे दिया हुआ पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर 825 है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तुमने माइनस कर दिया, तो उसके बाद जो भी आया फिर उसमें तुम बाइफर्फिकेशन किया। मैं ये बोल रहा था कि ये मान लो कि ये जो तुमने निकाला है और यहाँ पे पेमेंट टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर तुम्हारा 162,000 आया है, तो ये 162,000 तुम्हारा यहाँ पे आएगा लाइबिलिटी वाले में, ठीक है। और ये ट्रेड रिसिवेबल है, तो इसको तुमको बाइफर्फिकेशन करके लिखना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद से जैसे लिक्विडेटर टू एस कंपनी है, तो तुमको तो ये पता है कि लिक्विडेटर टू एस कंपनी, तो मतलब कि तुम क्या क्या चीज़ें एस कंपनी को दे रहे हो, मतलब एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में पेमेंट कर रहे हो, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर में तुम पेमेंट कर रहे हो। तो आखिर में एस कंपनी के दो ही ओनर को दिया जाता है, डिवेंचर को तो दिए नहीं जाते हैं, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है और एक क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो वही लिखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर को हम इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम 10% इतना दे रहे हैं, तो इतना इतना पेमेंट किया गया है। फिर उसके बाद से अगर लाइबिलिटी टेकन किया गया है यहाँ पे जैसे कि 162,000, तो ये बता रहा है कि ये हम ना क्या कहते हैं 162,000 का तो लाइबिलिटी उनको पे कर रहे हैं, लेकिन जो डिवेंचर हैं 12% डिवेंचर, तो वो डिवेंचर 1,80,000 के थे, तो हमें क्या कर रहा है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमें 18,000 का। ये ना क्या है कि ना तुम ना एक तो लाइबिलिटी ऑफ डिवेंचर होल्डर का तो पेमेंट कर रहे हो, तो उसको लाइबिलिटीज़ को ख़त्म कर रहे हो, तो तुम लाइबिलिटी को डेबिट की हो। 12% डिवेंचर तुम पी कंपनी का तुम इशू कर रहे हो 1,80,000 का, मतलब तुमको एक तरीके से लॉस, और तुम डिस्काउंट में इशू कर रहे हो तुम्हारा 18,000 का, इसका मतलब ये है ना। एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 आता है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में तुम्हारा एक यही वाला पॉइंट आता है तुम्हारा कि परचेज कंसीडरेशन इज़ टू डिस्चार्ज। परचेज कंसीडर डिस्चार्ज करी, मतलब पी कंपनी एस कंपनी को दे रही है इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब परचेज कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है डिस्चार्ज करने के लिए 25,000, 25 रुपये फुल्ली पेड इन दी प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रीसीडिंग 2 ईयर। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट या रेशियो। तो प्रीसीडिंग 2 ईयर्स के यही प्रॉफिट हैं, तो इनका रेशियो निकाल लोगे, और रेशियो निकाल करके तुम उसको डिवाइड कर दोगे। तो यही यही बोल रहा है कि 24,000 हैं, देखो 24,000 का रेशियो तुम निकाले इंटू 25 कर दिए, ये रेशियो निकाले इंटू 20 कर दिए, तो ये चीज़ें आ गई तुम्हारी, ठीक है। ये बोल रहा है कि इशू किए 12% प्रेफरेंस शेयर्स, और पी कंपनी ने एस कंपनी को डिस्चार्ज करने के लिए इशू किए हैं 12% प्रेफरेंस शेयर्स fully paid at a par provide income equivalent to the 8% on the net assets in the business as on the 31st March 2012 of the after the revaluation of the assets। तो आफ्टर रिवैल्यूएशन एसेट्स वाले निकाल कर लोगे, मतलब कि रिवैल्यूएशन 5,25,000 लोगे, जो कि ये वाला है जो रिवैल्यूड होने के बाद है। तो ये एसेट्स करोगे माइनस क्या कर दोगे, लाइबिलिटीज़ कर दोगे।
एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करने के बाद इतना आ रहा है, तो ये तुम्हारी क्या होगी, नेट एसेट्स हो गई। तो इसका 8% निकालोगे तो तुम्हारा ये हो गया, तो ये तुम्हारी इनकम हो गया एज अ डिविडेंड। इससे 12% कर लोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि कितना तुमने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है। तो वो करके तुम ना यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन निकाल लोगे। तो मेनली बस यही था इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आता है, लेकिन न्यू कंपनी में, न्यू बुक में ये थोड़ा बाद में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ये लिख रहा है कि पी कंपनी एस कंपनी तो टेक ओवर की है, और ना एस कंपनी मतलब पी कंपनी डिस्चार्ज करने के लिए परचेस कंसिडरेशन दे रही है। तो वो परचेस कंसिडरेशन में क्या दे रही है, इशू कर रही है अपना 3,50,000 ₹10 का ईच टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द वाई लिमिटेड। अब ये इशूड कर रही है, ये बताया है, ये नहीं बता रहा है कि इतने के बदले में इतना दे रही है, कि उसका वैसे करके नहीं बताया। जैसे स्वैप रेशियो भी नहीं गिवन है तुम्हारा, नंबर ऑफ द वैल्यू में भी स्वैप रेशियो में इक्वल होता है ना, कि एक 120 भी दिया हुआ है, उसमें 100 भी दिया हुआ है, ऐसे करके दिया ही नहीं हुआ है। बस ये बताया है ना कि इतना इशूट कर रही है। तो तुम देखो, तुम ऐसे करते हो ना, एसेट्स जो लाइबिलिटी आती है, एसेट लाइबिलिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर माइनस करने का, उसका बाइफर्फिकेशन करते हो, तो इसमें क्या होता है कि इसमें इस यही वाली इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इतना इक्विटी शेयर होल्डर इशू हुआ है, इतना इक्विटी शेयर इशू है पी कंपनी का डिस्चार्ज करने के लिए। तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, वो कैश फिगर हो जाएगा कि नहीं। तो नेट एसेट्स, इसका मतलब ये है नेट एसेट मेथड से तो ये लगेगा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके लिए हमें नहीं, नेट पेमेंट मेथड से तो लगेगा नहीं, नेट एसेट मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेट एसेट मेथड लगाना पड़ेगा, एसेट मेथड। और इसमें कोई रिवैल्यूएशन फिगर तो गिवन नहीं है। तो नेट एसेट कितना आ रहा है, मान लो यही एस कंपनी तो यही है, वाई लिमिटेड ही एस कंपनी है, तो 6,600 ये नेट एसेट्स माइनस नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी में 150 माइनस कर दोगे, 350 माइनस कर दोगे, और लॉन्ग टर्म बोरिंग भी 350 है, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग, हाँ, तो ये माइनस कर दोगे। तो इतने चीज़ों को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ये चीज़ें माइनस कर दोगे तो तुम्हारा 850 आ जाएगा, और 5750 यही तुम्हारा क्या हो गया, एक तरीके से तुम्हारा परचेस कंसिडरेशन हो गया। और इसमें बोला, इसमें देखो प्रेफरेंस है शेयर होल्डर का गिवन है कि 100 का ना इशू किया 100 में, और डिस्चार्ज कर रहा है 110 में। तो इसका मतलब ये है, मान लो कि 3 जीरो हैं, तो 100 का है, मान लो कि 17,000 शेयर हो जाएगा कि नहीं प्रेफरेंस शेयर का। तो यहाँ पे लिखोगे, तो अगर तुम 17,000 और ये क्या बोल रहा है, 100 का इशू कर रहा है और 110 का डिस्चार्ज कर रहा है, और ये ना तुम्हारा वैल्यू में है। तो वैल्यू में जब होता है तो तुम्हारा एस कंपनी का पहले आता है। तो एस कंपनी का तो 110 है, तो मान लो कि ऐसे कर लो, 110 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इंटू 17,000, तो 1870,000 तुम्हारा वो आ रहा है, 1870। तो 5750 में 18, और इसको ना तुम क्या करो, डिवाइड कर दो 1000 से, और इसमें से माइनस कर दो 5750। 3880 तुम्हारा क्या हो रहा है, परचेज कंसिडरेशन है। और उसमें से ना तुम्हारा 3850 में कितना इशू कर रहा है, 3,50,000 का ₹10 का, मतलब कि तुम्हारा 35 लाख का। तो 35 लाख का मतलब 3 माइनस कर दो, प्लस कर दोगे, मतलब एक तरीके से माइनस ही कर दो, 3500। तो 380 का जो तुम्हारा है बच रहा है, वो तुम क्या करो, इन एज अ कैश मंगवा रहे हो। तो यही तो हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर 3,500 हो जाएगा, और बाकी का 380 जो तुम्हारा बच रहा है पे। अब उसमें क्या होता है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी माइनस कर दिए थे, और ना तुम 35 लाख रुपए भी माइनस कर दिए थे। अब 3,380 तुम्हारा बच रहा है। तो अभी इसमें ये तो नहीं लिखा ना कि ना तुम कैश और बैंक में से रिमेनिंग बैलेंस ब्रॉट इन कैश एंड बैंक बैलेंस, ये तो लिखा नहीं। तो एक तरीके से तुम मान लोगे उसको कि वो कैपिटल रिजर्व है तुम्हारा बचा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा जो प्रॉफिट होता है वो तो तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में होता है, तो वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा डिवेंचर भी स्वैप रेशियो में दिया हुआ है कि डिवेंचर ऑफ वाई कन्वर्टेड इनटू, मतलब ये स्वैप रेशियो में नहीं दिया है, कि ये लिखा है कि वाई लिमिटेड है, जो वाई लिमिटेड जो एस कंपनी का है वो कन्वर्टेड हो गया इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द एस लिमिटेड, मतलब परचेज कंपनी में लिमिटेड में कन्वर्ट हो गया है। और स्टैट्यूटरी रिजर्व बोल रहा है कि मेंटेन करना है 2 मोर ईयर। तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा।
हाँ, तो इसमें क्या बोला, स्टैट्यूटरी रिज़र्व तुमको 2 मोर ईयर मेंटेन करना है। तो इसमें स्टैट्यूटरी रिज़र्व क्या है, ये दोनों है स्टैट्यूटरी रिज़र्व। तो स्टैट्यूटरी रिज़र्व मतलब 200, नहीं सॉरी, 100 और 200, 100 और 200 मतलब 300, 300 स्टैट्यूटरी रिज़र्व तुमको 2 साल में। तो तुमको एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिज़र्व बनाना होगा, पी कंपनी का बना रहे हो तो एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिज़र्व। तो ये क्या होगा, ये तो तुम्हारा ऐड होगा ही, मतलब ये तो जनरल रिज़र्व में स्टैट्यूटरी रिज़र्व तो आएगा ही, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिज़र्व उसमें से माइनस हो जाएगा। तो इसमें देखो कि तुम्हारा जो एक्सपोर्ट रिज़र्व है, 1 मिनट, 500 तो आएगा ही, 500 में 250 हो जाएगा। फिर उसके बाद से ना लेस अमलगम, ये तो सॉरी, ये तो मर्जर का है, सॉरी, ये है तुम्हारा परचेज़ का। तो इसमें एडजस्टमेंट रिज़र्व तुम्हारा 500 तो माइनस हो जाएगा। और एक्सपोर्ट रिज़र्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिज़र्व और एक्सपोर्ट रिज़र्व। तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिज़र्व पी कंपनी का 300 था, और ये 200 और हो गया तो 500 हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिज़र्व तो 100 ही है। तो इसमें ये देखना कि जैसे कि एक्सपोर्ट रिज़र्व पी कंपनी का है, तो पी कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे हो इन द नेचर ऑफ द परचेस में, तो पी कंपनी का तो आता ही है, तो पी कंपनी का आएगा। जो एस कंपनी का है उसको ऐड कर दोगे, और जो एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिज़र्व है वो उसमें माइनस हो जाएगा। याद आता है इलस्ट्रेशन नंबर 6, यहाँ का इलस्ट्रेशन नंबर 6 न्यू बुक का क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। तो इसमें ये बोल रहा है ना कि ना इसमें ना एक्सेप्ट कैश और एक्सेप्ट इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर, ये चीज़ें ना तुम्हारा इसमें नहीं लिया गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेप्ट कैश और एक्सेप्ट इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर, तो ये चीज़ें तो नहीं ली गई है पी कंपनी के द्वारा। ली है कि ईच प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये कैश में है, तो हर प्रेफरेंस शेयर कितना है इसमें, 4,000 का प्रेफरेंस शेयर है, तो 10 रुपये कैश में है। और बाकी का बोल रहा है कि वही प्रेफरेंस शेयर जो 4,000 है वो प्रेफरेंस शेयर 9% प्रेफरेंस शेयर पी लिमिटेड में इशू किया गया है 100 रुपये का। तो वही लिखा है कि 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच इन वाई लिमिटेड क्या है, पी कंपनी है। और सेम इसी तरीके से तुम्हारा इक्विटी शेयर्स का भी है कि 20 रुपये कैश में लिखा है, 1 इक्विटी शेयर्स जिसकी मार्केट वैल्यू 140 है। तो वैसे करके तुम यहाँ पे क्या कर लोगे, परचेज कंसिडरेशन तुम्हारा निकल जाएगा। उसके बाद जैसे कि तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो वैसे बनाओगे, लेकिन जब भी देखो, जब भी एस कंपनी का रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो तो ना हमेशा ना स्टेप वाइज चलना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एस कंपनी का जब भी बना रहे हो तो एक तो बुक वैल्यू होती है। फिर उसके बाद से क्या होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस तुम्हारे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाता है, फिक्टिशियस एसेट तुम्हारे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाता है। तो ये तुम कर लो। तो पहले तो इक्विटी शेयर मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनाओ, फिर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाओ, तो इन सबको डाल दो। फिर उसके बाद से रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो बुक वैल्यू मैं बोला ना कि फिर उसके बाद ये सब तो बुक वैल्यू पे ही जाएगा। फिर उसके बाद बुक वैल्यू में क्या क्या, फिर उसके बाद से जो भी एसेट्स टेकन किए गए हैं वो भी बुक वैल्यू में आएगी, जो भी लाइबिलिटी टेकन की गई हैं वो भी बुक वैल्यू पे आएगी। तो ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में तुम्हारा चला जाएगा। उसके बाद से क्या होता है कि पी, फिर ड्यू की एंट्री आती है, पी कंपनी अकाउंट डेबिट एट। तो क्या करते हो, तो रियलाइजेशन होता है जो उसमें परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आता है वो कर लो। फिर उसके बाद से ना जब वो हो जाए तो फिर उसके बाद से ना पी कंपनी ने क्या क्या पे किया है, पी कंपनी में जैसे इसमें पी कंपनी ने कैश दिया हुआ है, तो कैश ये बाइफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, या तो ऐसे भी कर सकते, बाइफिकेशन करके भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बाइफिकेशन करके किया है, दोनों सही है। तो यहाँ पे कैश दिया है, 9% प्रेफरेंस शेयर दिया है, इक्विटी शेयर दिया है और कैश दिया है। तो ये सब तुम्हारा पी कंपनी, जब ये सब इन टू पी कंपनी अकाउंट हो जाएगा, टू पी कंपनी। तो यहाँ पे ये देखो कैश दिया है 9%, वो कैश दिया है और इक्विटी शेयर दिया है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर उसके बाद से तुम्हारा होता है कि जो टेकन नहीं किया है उन सब का क्या करो, उन सबको दो चीज़ों में कर सकते हो। या तो तुम जैसे कि मान लो जो टेकन नहीं किया उन सब का अकाउंट खोल लो, अकाउंट खोलिए। जैसे एसेट्स का मैंने अकाउंट किया, एसेट्स टेकन नहीं किए, एसेट्स का अकाउंट खोलिए। कैश आया है तो जो भी कैश आया है एसेट्स में, देखो यहाँ पे एसेट्स का मैंने अकाउंट खोल लिया, कैश आया तो बाय कैश लिख दिया। और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो तुम ना कहाँ पे भेजोगे, जो भी तुम्हारा जो भी उसमें बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ना तुम डायरेक्ट भेज दोगे किस में,
इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। नहीं नहीं, जो भी बैलेंस बैलेंस वाला अमाउंट आएगा, वो ना तुम रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दोगे। सॉरी सॉरी, जो भी तुम्हारा बैलेंस वाला अमाउंट आएगा वो तुम रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दोगे। या तो तुम ऐसे कर दो, पहले ही जो एसेट टेकन नहीं किए गए उनको ना रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दो। ठीक है, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, फिर उसके बाद से जैसे कैश आ रहा है तो तुम्हारा कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स की जगह यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। इन दो तरीके से तुम ट्रीटमेंट कर सकते हो। कैश नहीं लिया गया है और एक्सेप्ट इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर नहीं लिया गया है। तो देखो, जब भी कैश का है तो कैश का बैलेंस ना तुम्हारा डायरेक्ट इक्विटी शेयर होल्डर में चला जाएगा। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर चला जाएगा। तो वही किया गया है कि कैश एंड बैंक का बनाया गया है और यहाँ वहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है वो इक्विटी शेयर होल्डर को भेज दिया गया है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर भी नहीं लिया गया था। तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर क्या है? एक तरीके से डिवेंचर ड्यू है तो तुमको तो क्या करना पड़ेगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एक तरीके से वही है। तो यहाँ पे वही तो डायरेक्ट यहाँ पे तो बैंक कर दिया गया, क्योंकि ये तो जब उन्होंने नहीं लिया तो क्या कहते हैं, पी कंपनी ने नहीं लिया तो तुमको ही लेना पड़ेगा और तुमको ही इसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो वही किया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ एक्स लिमिटेड, मतलब कि ना लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस एस कंपनी पे कर रही है, लेकिन बॉन्ड बाय क्या होता है, पी लिमिटेड है। तो एस कंपनी जब भी पे करती है तो क्या होता है, रियलाइजेशन आ जाता है। और जब भी पी कंपनी पे करती है तो उसमें कैपिटल रिजर्व और गुडविल आ जाता है। और जब भी मर्जर वाले में पे होता है तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे तुम्हारा जनरल रिजर्व आ जाता है। तो इस तरीके से तुमको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे पे कर रही है, बर्न कर रही है वाई लिमिटेड, तो एक तरीके से जो भी बर्न कर रही है, तो जैसे कि एस कंपनी यहाँ पे पे कर रही है तो तू बैंक कर देगी, लेकिन ये बर्न की है पी लिमिटेड, पी कंपनी, तो अल्टीमेटली पी कंपनी से मुझे पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट देगी तो पी कंपनी। तो ये 10,000 का तो ये हो जाएगा। और जो 2,000 का है, 2,500, वो तुमको खुद पे करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दोगे। तो यहाँ पे देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक यहाँ पे 2,500 आया है। तो इस तरीके से तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ें का इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, एक तो ये चीज़ें और ये 2,500 वाला, और यहाँ पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग वाला। ये आता है तुम्हारा 7 वाला। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक्विजिशन से पहले जब बी लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बैटर लिमिटेड, बैटर लिमिटेड एस कंपनी होगी, बी लिमिटेड पी कंपनी, जब टेक ओवर करे उससे पहले की बात बता रहा है। उससे पहले बोनस इशू हो गया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्री रिजर्व अकाउंट टू बोनस टू द शेयर होल्डर और बोनस शेयर होल्डर अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या होगा फिर उसके बाद से न्यू बैलेंस शीट बनाओगे। तो न्यू बैलेंस शीट में क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल तुम्हारा 5 लाख से बढ़ जाएगा, 15 लाख हो जाएगा, टेक ओवर बिजनेस किया है। फिर उसके बाद से बोल रहा है कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द बेस्ट लिमिटेड वाज कंसीडर 150। बेस्ट लिमिटेड क्या है, तुम्हारा पी कंपनी है, और बैटर लिमिटेड का 100 है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा स्वैप रेशियो का गेम दिख रहा है, वो भी वैल्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पे तुम ऐसे करके निकाल लोगे तो परचेज कंसिडरेशन भी तुम्हारा एकदम ईजिली आ जाएगा। यहाँ पे तुमको क्या होती है, दिक्कत होती है। देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रख दो, जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होती है ना, वो हमेशा ना पी कंपनी की बुक में आती है। एस कंपनी की बुक से कोई मतलब नहीं रहता है इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स का। भी एस कंपनी का मैंने बताया बुक में कि बुक वैल्यू आती है, जो भी उस मैटर से एस कंपनी का बना रहे हो तो उस मैटर से सोच करके यहाँ पे बनाओगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब चीज़ सोचें। यहाँ पे देखो, तुमने यहाँ पे एक चीज़ में गलती कर दी थी कि जो क्या होता है, पी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होता है ना, तो रियलाइजेशन यहाँ पे 2 जगह आएगा, लेकिन तुमने एक जगह ही मेंशन किया था। तो ये तुमने यहाँ पे गलती कर दी थी। बाकी का तो देखो, परचेज कंपनी है तो परचेज कंपनी का तुमको पता है कि बी कंपनी अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर और ऑफ एस कंपनी होता है, वो परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट पे आता है। यहाँ पे जो आती है वो एग्रीड वैल्यू, मार्केट वैल्यू, जो भी टेकन ओवर, एसेट्स टेकन ओवर, लाइबिलिटी टेकन ओवर, वो आता है। कैपिटल रिजर्व यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आ जाते हैं वो आ जाती है। फिर वहाँ पे लिक्विडेटर टू ऑफ एस लिमिटेड, तो जो भी तुमने पे किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को, तो यहाँ पे तो सिर्फ इक्विटी शेयर को ही पे किया है। बाकी का सिक्योरिटी यहाँ पे बाइफर्फिकेशन भी करके दिखाना पड़ता है कि इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा। यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ पे लाया हूँ। देखो, ट्रेड रिसीवल है तो बैलेंस शीट यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना कि करंट एसेट्स में से माइनस हो जाएगा, ठीक है।
ट्रेड रिसीवल, ट्रेड पेबल भी है, वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, जो कैपिटल एसेट्स है, तो यहाँ पे कैपिटल एसेट्स इन्वेंट्री, स्टॉक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से के का इन्वेंट्री होता है। इन्वेंट्री क्या आती है, करंट एसेट्स में आती है, ये भी करंट एसेट्स का है, तो करंट एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। ट्रेड पेबल, वो जो करंट लायबिलिटी होती है उसमें से भी माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे करंट एसेट्स स्टॉक है, तो ये क्या होता है, क्रेडिट दिख रहा है, तो इसमें से भी 10,000 माइनस हो जाएगा करंट एसेट्स में से, क्योंकि यहाँ पे बाइफर्फिकेशन नहीं दिया, करंट एसेट्स का बस दिया हुआ है, तो वो बोल रहा है। और यहाँ पे देखो अनरियलाइज प्रॉफिट का भी गेम है यहाँ पे। अनरियलाइज प्रॉफिट मतलब ना तुम ये बोल रहे हो कि बेटर लिमिटेड है, जो एस कंपनी है, एस कंपनी है ना बेटर लिमिटेड, हाँ एस कंपनी इंक्लूडेड 1 लाख ड्यू टू द बेस्ट लिमिटेड, ठीक है, फॉर द परचेज फ्रॉम दी, वो जो 1 लाख ड्यू है वो बेस्ट, और एक परचेस वो परचेज़ की थी बेस्ट लिमिटेड से, परचेज कंपनी से परचेज़ की थी, और उसने ना प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट, मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट, और गुड्स हैं अभी 50,000 बचे हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, 25% ऑन कॉस्ट तो दिया हुआ है। देखो क्लोजिंग स्टॉक जैसे अनरियलाइज प्रॉफिट है, क्लोजिंग स्टॉक इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन ऑन सेल बचा है 50,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स यही लेते हैं यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स ही वाला है, लेकिन वहाँ पे कॉस्ट वाला दिया तो तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिखा हुआ है टेक ओवर बिजनेस, मतलब सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटी तुम्हारी ले ली गई है। यहाँ पे न्यू में 7 है, यहाँ पे 8 है, तो के और एल लिमिटेड, के और एल लिमिटेड मतलब ये चीज़ तो निकाल ही लोगे, अब इसमें तो तुम एक्सपोर्ट हो ही गए हो, लेकिन तब भी मैं एक बार दिखा देता हूँ तुमको। यहाँ पे लिखा हुआ है इशू 5 प्रेफरेंस ऑफ ₹20 ईच, मतलब पी कंपनी 5% 20 ईच, मतलब तुम्हारा 20 ईच का है। और एल के लिमिटेड हमेशा पेड अप वैल्यू को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे 20 नहीं लोगे, तुम्हारा 22 लोगे, तो तुम्हारा 22 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ईच प्रेफरेंस शेयर इन दी बोथ ऑफ द कंपनी, तो 22 वहाँ पे आएगा। और इशू किया है 5 प्रेफरेंस शेयर्स, तो 5 इंटू कर दोगे और इंटू 22 कर दोगे, तो इसी तरीके से तुम्हारा एल लिमिटेड, एल कंपनी का भी है ना, तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तुम्हारा 7,70,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर तुम ना डिवेंचर का करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा डिवेंचर का 2 लाख रुपये आएगा, ये तुम गलत किए हो, वो यहाँ पे डिवेंचर का तुम्हारा 2 लाख ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको ये चीज़ तो, और यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिशनल नेसेसरी कैश बोल रहा है, नेसेसरी कैश मतलब कितना लेकर के आए पता ही नहीं है, तो नेट पेमेंट मेथड लगा नहीं जाएगा, तो नेट एसेट मेथड से लगाओगे, तो नेट एसेट मेथड से यहाँ पे लगाओगे। देखो यहाँ पे तुम गलती की थी, डिवेंचर टेकन ओवर, क्योंकि यहाँ पे तुमने मिस्टेक की थी, यहाँ पे 2 लाख ही होगा, 2 लाख होगा। फिर उसके बाद से तुम्हारे यहाँ पे फिर मिस्टेक हुई थी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर तुम्हारे यहाँ से लेस होगा, फिर उसके बाद से जो बचेगा तुम्हारा इक्विटी शेयर्स का दिया हुआ है, तो इक्विटी शेयर्स तुम वैसे करके निकाल लोगे और बाकी का तुम्हारा कैश में चला जाएगा, ठीक है। तुम्हारा एस कंपनी का बोला है, के लिमिटेड का और एल लिमिटेड का, तो के लिमिटेड का तो यहाँ पे बनाया हो, एल लिमिटेड का वैसे ही बनेगा यहाँ पे, और सेम फॉर यहाँ पे एल लिमिटेड का भी जैसे के लिमिटेड का किए हो वैसे ही तुम्हारा एल लिमिटेड का भी यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो कोई गलती तो हुई नहीं थी, वैसे ही स्टेप फॉलो करना है तुमको, ठीक है। जैसा कि है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो बैलेंस अमाउंट होता है वो तुम्हारा रियलाइजेशन में जाता है, और जो भी तुम्हारा एसेट नॉट टेकन का होता है वो तुम्हारा रियलाइजेशन में जाता है, लेकिन कैश एंड बैंक बैलेंस का तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर में जाता है, और सबसे लास्ट में तुम रियलाइजेशन को क्लोज करते हो, क्योंकि बैलेंस जो उसका फिगर तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर में अकाउंट में जाता है। और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी ये बना रहे हो तो जो चीज़ आती है ना कि इक्विटी शेयर और इन एल के लिमिटेड, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इन एल के लिमिटेड, तो उनके भी बना लो अकाउंट, उनके उनके भी बना लो। जैसे कि पी कंपनी होती है, जैसे पी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फिर उसके बाद क्या क्या पेमेंट की हो, जैसे कि इक्विटी शेयर्स इन एल के लिमिटेड यहाँ पे की हो, और क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स तुम्हारा गया है यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर इन एल के लिमिटेड कितना 4,40,000 का तुम्हारा गया है, तो वही बात हो रही है, 4,40,000 का तुम्हारे यहाँ पे गया है, 11 मतलब कैश को इसमें इंक्लूड कर दियो तो 11,20,000 का तुम्हारे यहाँ पे, क्योंकि एस कंपनी में बाइफर्फिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये, तो फिर उसके बाद ना तुम इसका बना लो,
तो तुम्हारा एल के लिमिटेड यहाँ पे होगा, और इसका भी जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर में चला जाएगा, इक्विटी का प्रेफरेंस का तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर में चला जाता है। तो तुमने शॉर्ट आउट कर दिया, गुडविल का भी कर लेना। तो क्या तुमको एक्वायर करने से पहले आपको तुमको न्यू बैलेंस शीट बनानी होगी, तो न्यू बैलेंस शीट बना लो। फिर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसमें तो कोई दिक्कत तो हुई नहीं थी, तो इसका कर लोगे तुम। डिबेंचर होल्डर का भी पेमेंट तो वैसे स्वैप करके निकाल लोगे। यहाँ पे तुम ये कर दिए थे रियलाइजेशन, इसलिए कि तुमको पी कंपनी का अकाउंट बनाना है। तो तुम रियलाइजेशन कैसे कर, रियलाइजेशन तो एस कंपनी में आता है, तो पी कंपनी का बनाना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, मतलब 30,000 इज़ टू बी पेड बाय पी लिमिटेड, जो कि पी कंपनी है, टू क्यू लिमिटेड फॉर द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पी लिमिटेड टू क्यू लिमिटेड। मतलब एक तरीके से ये बोल रहा है ना, पेड बाई एस कंपनी है, पेड बाई एस कंपनी बट बर्न बाई द पी कंपनी, एक तरीके से ये बोल रहा है। 30,000 पेड बाई पी लिमिटेड टू क्यू लिमिटेड, पी लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड को दिया। एक तरह से ये है कि एस कंपनी ने पेड किया, फिर बर्न किया उसने। तो यहाँ पे क्योंकि अगर सिर्फ वैसे लिखना रहता तो यहाँ पे लिख देता, पी लिमिटेड तक ही लिखा रहता ना, क्यू लिमिटेड को लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहती लाइन में, तो इसीलिए। तो सबसे पहले तो तुमने पे किया है, तो तुमने पे किया है, अगर तुम ही पे कर रहे हो तो तुम्हारा सेकेंड एंट्री में तू बैंक आ जाएगा। किसको दे रहे हो, एस कंपनी को दे रहे हो, तो क्यू लिमिटेड तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्यू लिमिटेड यहाँ पे, अब क्यू लिमिटेड यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्यू लिमिटेड आएगा, और तुम्हारा रियलाइज तो कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व से कर दोगे। तो यही है। और यहाँ पे एक होता है डिविडेंड, डिविडेंड हमेशा फ्री रिजर्व से ही दिए जाते हैं, तो यहाँ पे वही है डिविडेंड, और डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिजर्व में से नहीं, मतलब एक तरीके से प्रॉफिट में से दिया जाता है। प्रॉफिट कितना कहाँ पे आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में ही आता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बस यही था एग्रीड वैल्यू, वो तुमको मैं बता ही दिया हूँ 162,000, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट हुआ 162,000 का, तो आएगा ही। में तो एक तो याद रखना कि सबसे पहले गुडविल आता है, फिर एसेट्स टेकन आता है, फिर लाइबिलिटी टेकन आता है, इसीलिए गुडविल। और गुडविल अगर दी वैल्यू एग्रीड वैल्यू वाली होगी, अगर दी होगी एडजस्टमेंट, तो वही वाली लोगे। जैसे यहाँ पे 50,000 दी हुई है, तो वही वाली यहाँ पे कंसीडर करोगे। उसके बाद से तो कोई दिक्कत है नहीं, बाकी वैसे ही के वैसे ही जैसे करते आए हो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है, एक बार वैसे ही देख लेना, नहीं तो बाकी तो सिंपल ही है क्वेश्चन नंबर 1। फिगर में देख लेना येस और नो लिमिटेड है ना, तो यहाँ पे देखो अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम येस एस लिमिटेड, लोन ले रखा है, और यहाँ पे क्या होता है लॉन्ग टर्म लोन टू नो लिमिटेड। तो एक तरीके से ये क्या होता है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो रही है ना। देखो यहाँ पे लिखा है कि एक्वायर किया पीपी और ट्रेड पेबल, तो एक तरीके से क्या हो गया पीपी, तो नेट एसेट मैटर लग जाता, पीपी माइनस ट्रेड पेबल कर दोगे। पीपी कितने में लिया, 1,00,000 में लिया है, तो 1,00,000 माइनस ट्रेड पेबल कितना है, 1,00,000 माइनस ट्रेड पेबल एस लिमिटेड, मान लो एस लिमिटेड का, एक्स लिमिटेड का बना रहे हो, तो 1,00,000 माइनस 25,000, तो 75,000 का तुम्हारा क्या हो जाएगा, परचेज कंसिड्रेशन हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी तो तुम जैसे करते हो वैसे ही कर दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है डेप्ट ड्यू टू द एक्स लिमिटेड इज ऑल्सो डिस्चार्ज इन द शेयर ऑफ द एक्स वाई लिमिटेड। तो डेप्ट ड्यू टू एक्स लिमिटेड मतलब कि बकाया है एक्स लिमिटेड का ड्यू, तो वाई लिमिटेड से बकाया होगा ना। तो लोन लिया था क्या वाई लिमिटेड से, तो ये तुम्हें मेरा एसेट्स था कि बैलेंस है 15,000 का, तो वो ये बोल रहा है कि वाई लिमिटेड इज नॉट हैविंग एनी कैश बैलेंस तो है नहीं, तो देर इज़ लाइबिलिटी ऑन लोन फ्रॉम द एक्स लिमिटेड, इट हैज़ बीन पेड बाई दी वाई लिमिटेड, डिस्चार्ज किया तो पेड किया ही है। तो बाई इक्विटी शेयर इन एक्स वाई लिमिटेड, देयर फोर एक्स रिसीव द इक्विटी शेयर इन एक्स वाई लिमिटेड अगेंस्ट द रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स ऑफ द लोन टू द वाई लिमिटेड। तो यहाँ पे तुमको एक्स वाई लिमिटेड के क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पे शेयर्स मिल रहे हैं, इक्विटी शेयर्स इन एक्स वाई लिमिटेड के। तो तुम एक्स लिमिटेड का बना रहे हो, तो लोन तुमने दिया था वाई लिमिटेड को, तो तुम्हारे लिए तो एसेट्स है, तो और उसको वो डिस्चार्ज कर रहा है इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स वाई
पी कंपनी के शेयर्स में। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 और एसएम की तरह है, तो ये तो हो ही जाएगा।